नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क में सफाई अभियान में शामिल होकर महात्मा गांधी की मूर्ति सहित गांधी पार्क में स्थापित अन्य महाअनुभवों की मूर्तियों की सफाई की। इस अभियान के जरिए मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश वासियों को स्वच्छता अपनाओ, बीमारी भगाओ का संदेश भी दिया। इस समय पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह को धूमधाम से मनाने के लिए जगह जगह भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। आपको बता दें, विशेष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान उत्तराखंड पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी 13 जिलों में स्वच्छता वाहनों को भेजा जा रहा है। आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क में सफाई अभियान में शामिल होकर महात्मा गांधी की मूर्ति सहित गांधी पार्क में स्थापित अन्य महाअनुभव की मूर्तियों की सफाई की। इसी के साथ आपको ये भी बता दें, इस अभियान के लिए मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ का संदेश भी दिया। इस समय पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह को धूमधाम से मनाने के लिए जगह जगह भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें, विशेष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान उत्तराखंड पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, उसके तहत पूरे राज्य के अंदर स्वच्छता हो, ये हमारा संकल्प है। इसमें हमारी पंचायतें भी आगे आ रही हैं, बहुत सारे हमारे सामाजिक संगठन भी आगे आ रहे हैं। हल्द्वानी में एक अभिनव प्रयोग खड़ी सेना के माध्यम से हुआ है और उन्होंने लोगों को इस दिशा में बहुत प्रेरित किया है, जिससे यूजर चार्ज भी बढ़ा है, अन्य स्थानों पर भी बढ़ा है। ये केवल सरकारी कार्यक्रम न हो, ये कार्यक्रम मैं सबसे अपील करूंगा कि ये जन जन का कार्यक्रम हो, सबकी सहभागिता हो। और क्योंकि हमारा राज्य पर्यटन के क्षेत्र में पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, इसलिए स्वच्छता हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसको ध्यान में रखकर सरकार की प्राथमिकता से काम कर रही है। मैं सभी से कहूँ कि सब लोग इस अभियान में जुड़े। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के नाम एक संदेश दिया है, एक पेड़ माँ के नाम। इसमें मैं भी अनुरोध करूंगा कि सभी लोग एक पेड़ जरूर। और इसी के साथ इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के लिए जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश सिंघवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट है इस अभियान को लेकर, क्या कुछ तैयारियां हैं? जिस तरीके से हम देख रहे हैं, देश में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए देश में उत्साह दिख रहा है। उत्तराखंड में भी बहुत उत्साह के साथ इस दिन को मनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। जो है पूरी अगर देखा जाए तो जो देहरादून का परेड ग्राउंड है उसको सजाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर हजारों की संख्या में हर साल लोग पहुँचते हैं। वो देखना चाहते हैं जब ध्वजारोहण किया जाता है तो वो देखते हैं इस चीज को, तो इसको लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। हम योगेश, हमारे साथ आप बने रहिए। आगे की जानकारी, तमाम खबरों पे जानकारी के लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे। धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 36 बिंदुओं पर कैबिनेट की मुहर लगी है, जबकि एक प्रस्ताव को 20 अगस्त को गैरसैंण में विधानसभा सत्र से पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में भेज दिया गया है। कैबिनेट बैठक में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में नगर निगम का दर्जा होने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने पास किया, जबकि डोईवाला नगर पालिका को सी ग्रेड से ए ग्रेड में प्रमोट करने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की सहमति बनी है। इसके अलावा कई विभागों की नियमावली में भी संशोधन की मंजूरी दी गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए योगेश, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी है? धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, 36 बिंदुओं पर बात हुई है, उसमें से क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं निकल के सामने आ रही हैं? धामी कैबिनेट की अगर हम बैठक की बात करें तो कल वो बैठक हुई थी और बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जब हम बात करते हैं बैठक की तो उसमें कई सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई। चर्चा के साथ ही जिस तरह से आपने भी बताया है कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण था वो ये था कि अब कई सारी जो ऐसी नगर पालिकाएं थी जिन्हें जो है नगर निगम का दर्जा दे दिया गया है। इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण
कई सारी चीजें रही हैं। अगर हम पूरे धामी कैबिनेट की बैठक की बात करें तो ये बैठक इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये गैरसैंण के सत्र से, जो कि अभी विधानसभा का सत्र होने जा रहा है गैरसैंण में, उससे ये ठीक पहले ये बैठक हुई है, इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक है और लोगों की भी निगाहें रहती हैं इस बैठक में कि आखिर क्या कुछ रहेगा। फिलहाल अगर बात करें तो जिस तरह से आपने भी बताया, कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जो है 32 जो है प्रस्तावों पर पूरी कैबिनेट की मोहर लगी है और ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे। योगेश, हमारे साथ बने रहिए और अभी इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, विधानसभा सत्र से पहले 36 बिंदुओं पर महत्वपूर्ण बैठक हुई है उत्तराखंड में और कैबिनेट बैठक में आपको ये भी बता दें, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने पास किया है, जबकि डोईवाला नगर पालिका को सी ग्रेड से ए ग्रेड में प्रमोट करने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की सहमति बनी है। इसके अलावा कई विभागों के नियमावली में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। पंद्रह अगस्त से पहले भाजपा हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने हरिद्वार के कनखल पहुंचकर लोगों को तिरंगा झंडा वितरित किया। भाजपा विधायक मदन कौशिक और अन्य भाजपा नेताओं के साथ भाजपाइयों ने घरों और दुकानों पर तिरंगा झंडा देकर लोगों से झंडा लगाने की अपील की। दुष्यंत गौतम ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा लगाकर हम राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। ओलंपिक में भारत का ध्वज नहीं लहरा सका, लेकिन भारतीय 15 अगस्त पर ध्वज लहराकर लगाकर उसकी कमी पूरी करेंगे। आपको बता दें, देश में 15 अगस्त को लेकर हर किसी में उमंग देखा जा रहा है, देशवासियों में उमंग देखी जा रही है। 15 अगस्त से पहले भाजपा हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। बीजेपी के तहत प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने हरिद्वार के कनखल पहुंचकर लोगों को तिरंगा झंडा वितरित किया। भाजपा विधायक मदन कौशिक और अन्य भाजपा नेताओं के साथ भाजपाइयों ने घरों और दुकानों पर तिरंगा झंडा देकर लोगों से झंडा लगाने की भी अपील की। दुष्यंत गौतम ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा लगाकर हम राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। समस्त भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रवादी लोगों ने मिलकर ये राष्ट्रीय ध्वज है, घर घर तक लगना चाहिए, दुकानों पे लगना चाहिए, सभी जगह पहुंचना चाहिए, जिससे कि अपने मन में एक भाव होता है देश के प्रति। आज हम देख रहे हैं ओलंपिक में हमें गोल्ड मेडल नहीं मिला तो हमारा ध्वज नहीं फहराया, बड़ा दुख है पूरे देश को, लेकिन उसकी भरपाई हम ध्वज द्वारा अपने घर पे भी लगाएंगे, मन में भाव पैदा होगा। देश हमेशा सब कुछ हमें देता है, हमें भी कुछ देना सीखना चाहिए, इसलिए एक जज्बा पैदा करने के लिए हम लोगों को ध्वज दे रहे हैं। दुकान पे हमारी तरफ से लगाएंगे और घर में पड़ोस में खरीद कर वो खुद लगवाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे संवाददाता रुपेश वालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या कुछ जानकारी है? भाजपा हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, दुष्यंत गौतम भी हरिद्वार पहुंचे हैं कनखल में, क्या कुछ जानकारी है इस पर? देखिए प्रीति, 15 अगस्त से पहले भाजपा द्वारा यहाँ पर हर घर जो तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है उसमें भाग लेने के लिए ही जो प्रदेश प्रभारी है वो दुष्यंत गौतम हरिद्वार पहुंचे थे। हरिद्वार क्षेत्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा रैली निकाली गई, उसमें भी इस अभियान को सफल बनाने के लिए एक बाइक रैली का आयोजन किया गया था। कल मुख्यमंत्री भी रुड़की क्षेत्र में आए थे, जहां पर उन्होंने जो हर घर तिरंगा अभियान है उसकी शुरुआत की थी और रुड़की क्षेत्र में भी उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था। तो भाजपा 15 अगस्त से पहले इस अभियान के जरिए आम जन से जुड़ना चाह रही है और हर घर तिरंगा अभियान उनके द्वारा चलाया जा रहा है। भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उनका साफ साफ कहना यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद ही हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है, जो लगातार आज रात तक जारी रहेगा, क्योंकि कल स्वतंत्रता दिवस है। तो ऐसे में पूरे मामले को देखते हुए जो भाजपा के प्रमुख पदाधिकारी हैं
उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में भेजा गया है। इसी क्रम में जो भाजपा के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, वो हरिद्वार पहुंचे थे और उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है, जिसमें क्षेत्र के विधायक मदन कौशिक और अन्य जो विधायक हैं उन्होंने भी भाग लिया है। जो जितने भी क्षेत्रीय विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत यहाँ पर उत्तराखंड में कर रहे हैं। जी प्रीति। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश। जैसे कि आपने बताया 15 अगस्त से पहले भाजपा हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने हरिद्वार के कनखल पहुंचकर लोगों को तिरंगा झंडा वितरित भी किया। उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव कब होंगे, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर महीने में निकाय के चुनाव हो सकते हैं। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के संबंध में भी चर्चा होने लगी है, जिनका 5 साल का कार्यकाल खत्म होने को अब कुछ ही महीने का समय ही शेष रह गया है। मेरी जानकारी में आया है कि स्थानीय निकाय के चुनाव अक्टूबर माह में हो रहे हैं, ऐसा प्रस्तावित है सरकार के द्वारा। और इसी के साथ में नवंबर माह में पंचायतों का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी सरकार के द्वारा लगभग पूरी कर दी गई है। आरक्षण पर एक्सरसाइज चल रही है और पंचायतों के चुनाव के संबंध में भी विभाग के द्वारा शेड्यूल तय कर दिया गया है और जो शेड्यूल उनके द्वारा तय किया गया वो भी अक्टूबर तक उनकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो इस संबंध में ऐसा विचार विमर्श चल रहा है कि क्या पंचायत के चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं क्या। तो इस पर परामर्श करने के बाद सभी लोगों से सहमति के बाद मुझे लगता है कि इस पर चिंतन। इस बार देश 15 अगस्त 2024 को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। वहीं इस मौके पर राजधानी देहरादून में परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ध्वज फहराया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। वहीं परेड ग्राउंड में सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। ये 15 अगस्त हर वर्ष की भांति इस साल भी जो है यहाँ परेड ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पे राज्य स्तर का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। तो अब की बार भी 10 बजे का समय है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके लिए इन्विटेशन कार्ड बन गए हैं और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, जिसमें माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण एवं अन्य महानुभावों को आमंत्रण पत्र प्रेषित कर दिए गए हैं। परेड ग्राउंड में भी लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसके अलावा इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पे जो ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम और साथ में नशा मुक्ति उन्मूलन अभियान जो चल रहा है उसकी कार्रवाई भी हो रही है। उसमें विभिन्न विभागों के द्वारा जो है तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजेस में जो है नशा मुक्ति अभियान भी किया जा रहा है। तो 15 अगस्त की जो सभी तैयारियां वो पूरी भी हैं। उसके साथ में जो है तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा और जो हमारा ये नशा मुक्ति उन्मूलन अभियान है वो भी सब साथ में। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून के चलते चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का आने के पहले मुकाबले काफी अब श्रद्धालु कम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बात को लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि 20 जून तक चारधाम यात्रा अपने चरम पर देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद बारिशों का दौर शुरू होने से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखने को मिली है। साथ ही उन्होंने कहा जब चारधाम यात्रा अपने चरम पर थी तो हर दिन 20 से 25 हजार यात्री आ रहे थे, लेकिन अब औसतन 4 से 4.5 यात्री ही आ रहे हैं और लगभग 400 वाहन प्रतिदिन धामों की तरफ जा रहे हैं। तो वहीं पहाड़ों की तरफ तेज बारिश हो रही है, तो हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितने भी यात्री आए तो ये देखा जा सके कि अगर वहां स्थिति ठीक नहीं हो तो उन्हें चेतावनी देकर आराम से यात्रा के लिए आगे भेजा जाए। देखिए, ऐसा है कि चारधाम यात्रा का जो पीक था वो हमारा जून के 20 तारीख तक हो गया था और जून 20 के बाद जैसे जैसे बारिशों का मौसम आया वैसे यात्रियों के कम होने की संख्या होती जा रही है। पीक सीजन में जहां 20 से 25 हजार यात्री पर डे आ रहे थे और अब हमारा जो एवरेज आ रहा है वो लगभग 4 से 4.5 हजार यात्री आ रहे हैं और लगभग 400 लगभग वाहन जा रहे हैं। क्योंकि ऊपर पहाड़ों पर काफी तेज बारिश हो रही है तो इसके लिए हम लोग भी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितने भी यात्री आए ये देखा जाए कि अगर बाहर ऊपर स्थिति सही नहीं है तो उनको आराम से भेजा जाए
और उनको हम वार्निंग भी दे रहे हैं कि ऊपर बारिश की वजह से समस्या भी हो सकती है। तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा केयरफुल तरीके से परिवहन विभाग काम कर रहा है और अभी आने वाले 15 से 20 दिनों में भी ऐसा उम्मीद लगती है कि यात्रियों का यही एवरेज रहेगा, परंतु सितंबर फर्स्ट वीक से हम ये आशा कर रहे हैं। हाल ही में एक निजी समाचार पत्र में राजधानी देहरादून के दून अस्पताल के प्रसूति विभाग में प्रसव कक्ष में बेड खाली होने की बात देखी गई थी, जिस पर दून मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने नाराजगी जताई है। वहीं इसके साथ आपको बता दें, कुछ मामले गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए दूसरे अस्पताल में रेफर करने के भी देखने को मिले हैं, जिसे लेकर डॉक्टर गीता जैन ने कहा कि जो तस्वीर समाचार पत्र में देखी गई वो प्रसूति विभाग के ट्रायज एरिया की है, जहां पर बेड खाली रहते हैं ताकि आवश्यकता के अनुसार मरीज को वहां पर रखा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आमतौर पर हम किसी मरीज को दूसरे अस्पताल के लिए रेफर नहीं करते, लेकिन कई बार मरीज ज्यादा होने की वजह से एक बेड में 2 से 3 मरीजों को रखा जाता है, जिसके कारण मरीज और उनके परिजनों से पहले भी बात की जाती है या फिर कभी बच्चे के जन्म के बाद NICU में बेड खाली ना मिल पाए तो मरीज अपनी मर्जी से दूसरे अस्पताल में चला जाता है। देखिए ऐसा है ना कि वो जो आप लोगों ने दिखाया वो ट्राइज एरिया में जो है वो बेड्स खाली थे, तो ट्राइज एरिया में हमेशा बेड्स खाली रखे जाते हैं। जब ट्राइज एरिया पेशेंट आता है तो जब जहाँ पहली बार हम लोग देखते हैं तो कोई पेशेंट ऐसा होता है कि किसी डिलीवरी होनी है तो सीधे लेबर रूम चला जाएगा, कोई शुरुआत में आया तो लेबर वेटिंग में जाएगा, या किसी का इमीडिएटली सिजेरियन की जरूरत है तो उसको हम सीधे OT में लेके जाएंगे। तो ट्राइज एरिया हमेशा खाली रखा जाता है। और जहाँ तक रेफरल वाली बात है तो रेफरल यूजुअली हम लोग नहीं करा जाता है, लेकिन कई बार जैसे ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए सपोजिंग मेरे पास जो है ज्यादा पेशेंट आ गए तो पेशेंट को डबलिंग या कई बार ट्रिपलिंग भी हो जाती है, तो पेशेंट को ये समझाया जाता है कि अभी हम आपको बेड दे रहे हैं, लेकिन इनकेस अगर ज्यादा मरीज आ गए तो आपको डबलिंग हो सकती है। तो ऐसे में कई सारे पेशेंट्स फिर स्वतः ही चले जाते हैं कि नहीं हम तो डबल बेड हम डबलिंग नहीं चाहते हैं। तो वो एक अलग बात है। या कभी कभी NICU में हमारे पास बेड खाली नहीं है तो उस केस में ऐसा होता है कि पेशेंट को कहते हैं नहीं हम ऐसी जगह जाएंगे जहां हमें NICU बेड श्योरिटी हो। बारिश का मौसम अपने साथ आंखों की कई बीमारियां साथ लेकर आता है। आंखें हमारे शरीर का एक अहम अंग होती हैं, ऐसे में इसे लेकर जरा भी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। इसलिए इस मौसम में आपको आंखों का खास ध्यान रखना चाहिए। दरअसल आंखों में संक्रमण फैलने से रेडनेस, ड्राइनेस और दर्द की परेशानी झेलनी पड़ती है। वहीं आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुशील ओझा ने बताया कि मानसून के दौरान कंजक्टिवाइटिस सबसे ज्यादा होने के आंखों के संक्रमण में से एक है। इसके प्रमुख लक्षणों में आंखों में रेडनेस, खुजली और डिस्चार्ज है। ये संक्रमण बैक्टीरिया, वायरस या एलर्जी के कारण हो सकता है। इससे बचाव के लिए अच्छी स्वच्छता जैसे नियमित रूप से हाथ धोना और आंखों को छूने से बचना आदि का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बारिश मॉनसून में आई फ्लू के प्रॉब्लम बहुत आते हैं मरीज, तो उसका कारण होता है कि जो मॉइस्चर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो कहीं सरफेस पे जब भी कोई इन्फेक्टेड आदमी टच करता है टेबल को, दरवाजे के डोर हैंडल को, तो वायरस का सर्वाइवल बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो है इस मौसम में आई फ्लू का बहुत ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा रहता है। इससे एहतियात ये है कि जैसे आप हॉस्पिटल आ रहे हैं या कभी किसी भीड़ भाड़ वाली जगह से आ रहे हैं, मार्केट से आ रहे हैं, सब्जी मार्केट से आ रहे हैं, फल लेके आ रहे हैं, कोई दुकानों से आ रहे हैं, तो घर आके अपने हाथ साबुन से जरूर धोएं, तभी चेहरे को हाथ लगाएं। चश्मा उतारने पहनने से पहले हाथ जरूर धोएं, ताकि ये कॉन्टैक्ट बॉर्न ट्रांसमिशन है इसकी चेन को तोड़ा जा सके और आपको आंखों में इन्फेक्शन से बचाया जा सके। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देवभूमि व्यापार मंडल और उद्योग व्यापार मंडल दिनेशपुर के आह्वान पर व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकान बंद कर बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान देवभूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेश नारंग ने कहा कि विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश के खिलाफ था। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मां बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, जिसे हम पुरजोर विरोध करते हैं। इस दौरान प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष भोला शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और एक निर्णय लेकर बांग्लादेश के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाना चाहिए।
द्वाराहाट नगर में एक बार फिर महिलाओं द्वारा तहसील में प्रदर्शन किया गया। बता दें, महिलाएं आवारा गौवंशीय पशुओं को लेकर तहसील में पहुंची और नारेबाजी करते हुए कहा कि हमारी फसल को इन जानवरों से बचाएं। तहसीलदार तितिक्षा जोशी ने बताया कि जानवरों को छोड़ने का काम स्थानीय लोग कर रहे हैं। कुछ जानवर दूसरे ब्लॉक या दूसरे तहसील की पकड़ में आई हैं, जिनके मालिकों पर जुर्माना किया गया है। जब तक इन जानवरों का स्थायी समाधान नहीं हो जाता, ये समस्या बनी रहेगी। वहीं स्थानीय महिलाओं का कहना है कि हम केवल साल में एक ही फसल कर पाते हैं, एक ही खेती कर पा रहे हैं, उसको भी आवारा जानवर बर्बाद कर रहे हैं। हम करें तो क्या करें। काफी देर तक महिलाएं तहसील में प्रदर्शन करती रहीं। कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना के बाद पूरे देश भर में डॉक्टरों में आक्रोश देखा जा रहा है। देश के सभी राज्यों में डॉक्टर इस घटना की निंदा कर रहे हैं और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। देहरादून में सबसे बड़े अस्पताल और दून मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने भी आज हड़ताल की है और ओपीडी को बंद रखा है। साथ ही मांग की है कि डॉक्टर सुरक्षित नहीं है और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके, इसको लेकर सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। मांगे तो ये क्लियर कट है, जैसे अपने ही जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे भी अगर सिक्योरिटी नहीं है तो फिर लोग काम भी कैसे फ्रीली करें। जहाँ पे वो अपने हॉस्पिटल में काम कर रही थी उसके बाद भी उनका जो है ऐसा घटना घटा, रेप हुआ, उसके बाद मर्डर हुआ। एंड जो कॉमन सिविलियंस है, जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग पार्ट है कि अगर कोई कॉमन सिविलियन का रेप होता, अब तक कितना बड़ा प्रोटेस्ट होता, ऑल इंडिया हर जगह रैलीज चलती, लेकिन जस्ट बिकॉज वो एक डॉक्टर थी अभी तक लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि उसका रेप हो गया, फिर उसके बाद मर्डर हो गया, वो भी अपने प्लेस ऑफ वर्क पे जहाँ पे वो काम करती थी वहाँ पे ऐसा हुआ है। तो इसलिए सभी चिंतित है। हमारे साथ इतने सारे फीमेल पीजीज है, जो फीमेल डॉक्टर्स है, अगर वो लोग सेफ फील नहीं करेंगे तो वो लोग कैसे काम करेंगे अपने हॉस्पिटल में। देहरादून पुलिस की गिरफ्त में अंतरराज्यीय ठग गिरोह का एक खुलासा हुआ है। सोनार के साथ हुई 26 लाख सोने की ठगी की घटना का दून पुलिस ने खुलासा किया है। घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को आगरा उत्तर प्रदेश से पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभियुक्तों द्वारा सोनार को असली चांदी बताकर 30 किलो वजन की नकली चांदी की सिल्ली बेच दी गई। चांदी के एवज में सोनार से 26 लाख रुपए का सोना लेकर फरार हो गए। इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।